हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी तीसरी डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? ऐसे में नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर इसकी अब तक की उपयोगिता और भविष्य की राह की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की महती भूमिका होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव समाज, संस्कृति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण करने हेतु सबसे पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, समर्थ एवं राष्ट्रानुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। यूनेस्को की डेलर समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप उस देश की संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। इसमें एक शब्द प्रकृति को भी जोड़ना उचित होगा। तात्पर्य ये है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार की होगी, देश और समाज भी वैसा ही बनेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिलता होती है। शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास है। आज चरित्र का संकट एक प्रकार से विश्व की अधिकतर समस्याओं की जड़ में है। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ 2 और सहायक बातें अपेक्षित हैं। शिक्षा के द्वारा देश एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्राप्त हो सके। किसी भी देश के निर्माण हेतु यह तीनों आधारभूत बातें आवश्यक हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही संज्ञान में लिया गया है। छात्र खेल खेल में एवं गतिविधियों द्वारा सीखें, जिससे उन छात्रों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता एवं नवाचार की दृष्टि का विकास हो सके। इस प्रकार के प्राविधान किए गए हैं। चरित्र निर्माण हेतु भारतीय मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों एवं सामुदायिक सेवा आदि का समावेश किया गया है। छात्रों के समग्र विकास हेतु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का विद्यालयी शिक्षा से ही पाठ्यक्रमों में समावेश की बातें हैं। इस प्रकार छात्रों का रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार की याचना करने वालों से रोजगार देने वाला बनाने की संकल्पना पूरी होगी। इससे देश आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। किसी भी देश के विकास में शोध कार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस हेतु शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के गठन का प्राविधान किया गया है। छात्रों के समय विकास से ही देश एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु छात्र सक्षम बनेंगे। किसी भी देश का निर्माण अतीत को विस्मृत करके नहीं किया जा सकता। इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के साथ साथ ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा आदि के प्राविधान द्वारा प्राचीन एवं आधुनिकता के समन्वय की बात की गई है। इसी प्रकार विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने की बात भी है। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, समय आ गया है जब अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही हमें आणविक युग में सुरक्षा प्रदान कर विकास की ओर उन्मुख कर सकेगा। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक सार्थक पहल कही जाएगी।
किसी भी देश का निर्माण मात्र कुछ वर्गों के विकास से संभव नहीं हो सकता। लिहाजा समावेशी शिक्षा अर्थात दलित, पिछड़े वर्गोच्च वर्ग, महिला, शारीरिक दृष्टि से अक्षम तथा गांव, कस्बों, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के विकास हेतु भी अनेक कदम उठाने होते हैं, जो इस नई नीति में सुस्पष्ट हैं। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष शिक्षा क्षेत्र की संकल्पना रखी गई है। साथ ही छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष जेंडर समावेशी कोष का भी अवधारणा है। देश के विकास में भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मातृभाषा में शिक्षा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि है। इस नीति में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की केवल बात नहीं गई है, बल्कि शिक्षा नीति के 1 वर्ष निमित्त आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने इंजीनियरिंग की शिक्षा इसी वर्ष से 8 भारतीय भाषाओं में प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। ईश्वर, माता पिता और गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण संबंध मित्रता में निहित होता है। भाई बहन एवं अन्य सगे संबंधियों से भी बढ़कर मित्रता का यह महत्वपूर्ण संबंध देखा और सुना गया है। वस्तुतः मित्रता का भाव अत्यंत व्यापक है। यही एकमात्र ऐसी भावना है जो सभी संबंधों में अंतर्निहित होती है। ईश्वर के साथ मित्रता का अनुभव सर्वाधिक चर्चित एवं मुखरित हुआ, जिसकी व्याख्या पुराणों में भरी पड़ी है। उपनिषदों में यह प्रेम की मीमांसा के मूल आधार के रूप में वर्णित है। रामायण और महाभारत में मित्रता के भिन्न रूपों का निरूपण है। राधा कृष्ण का प्रेम हो या गोपियों संग रास हो, सब में मित्रता की बात निहित है। कृष्ण सुदामा का प्रसंग तो मित्रता की सीमाओं को भी लांघता है, जो पटरानी रुक्मणी तक को असहज करने वाला है। देवलोक में मित्रता का मापदंड है, जिससे सभी देवता बंधे हैं। धरती पर मानव के लिए पड़ोस, मोहल्ला, गांव, बाजार या नगर सर्वत्र दोस्ती की पगडंडियां विद्यमान है। सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों में भी मित्रता की अमर बेल जीवन यात्रा की दिशा तय करती है। भाई भाई और पति पत्नी के संबंध भी मित्रता की नींव पर ही सुदृढ़ हो सकते हैं। यही नहीं, मानव तो जानवरों से भी मित्रता का अवसर ढूंढता है। मानवता का मूल्य मित्रता के विभिन्न भावों में अंकित होता है। व्यक्तियों की तरह देशों में भी मित्रता होती है। परस्पर मधुर संबंध होते हैं। 2 राष्ट्रों के बीच मित्रता ने शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। मानव की मित्रता उसके जीवन को आयाम देती है, नया संसार रचती है। मित्रता, जिसे संगति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, हर मनुष्य की वैचारिक पूंजी की तरह है। यह मानव की मानसिक यात्रा भी है, जो सपनों को साकार करती है। एक बौद्धिक यात्रा है, जो चरित्र का निर्माण करती है। मित्रता पथ प्रदर्शन है, हित चिंतन है, सहयोग है, समर्थन है, प्रेम है, समर्पण है। यह अटूट बंधन है। वास्तव में यह जीवन की एक अनमोल कड़ी है। देश काल की सीमाओं से परे दुनिया भर में आपदा अपने चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न आए, उसके सर्वाधिक दुष्परिणाम आधी आबादी यानी महिलाओं के हिस्सों में आते हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट से होती है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक और वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने आर्थिक मंदी के चलते काम से बाहर कर दिया, और दूसरी ओर वे जिन्होंने बीते 1.5 साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण स्वयं रोजगार छोड़ दिए। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं काम से बाहर हो रही थी, तभी पुरुषों के भी रोजगार छीने गए। इसीलिए सिर्फ महिलाओं की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। परंतु क्या वास्तविकता इतनी भर है, या इससे इतर कुछ सत्य ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा हम जानबूझकर नहीं करना चाहते? क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं कितनी भी प्रतिभाशाली और शिक्षित क्यों ना हो, उन्हें पुरुषों के मुकाबले नौकरी का अपेक्षाकृत कम हकदार माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं
की पहली प्राथमिकता समाज द्वारा परिवार की देखभाल निश्चित की गई है। अगर पेशेवर जिम्मेदारियां किसी भी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे अड़चन बनती है तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित रूप से अपनी पेशेवर जिंदगी का त्याग करें। समाज महिलाओं के प्रति इससे भी कहीं अधिक निष्ठुरता बरतता है और उन्हें विकल्प के रूप में देखता है, एक ऐसा विकल्प जिसे आवश्यकता होने पर कार्यबल की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो पुनः हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इस तथ्य की तरफ प्रथम और द्वितीय युद्ध खोलते हैं। 18वीं सदी तक स्त्री को घरेलू दायरों तक सीमित करने वाली वैश्विक सोच यकायक प्रथम विश्व युद्ध के समय तब परिवर्तित हो गई जब सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने के लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली जगह की भरपाई महिलाओं द्वारा करने के लिए मुहिम चलाई गई। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और उनकी विपुल क्षमताओं को याद दिलाया गया। महिलाओं से श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए आह्वान किया गया। जिन महिलाओं में मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति के अभाव का उल्हाना देकर उन्हें कमजोर और डरपोक समझा जाता रहा था, वे महिलाएं उन सारी धारणाओं को गलत सिद्ध करते हुए उन फैक्ट्रियों में काम करने लगी जहां खतरनाक विस्फोटक सामग्री बनती थी। यहां काम करते हुए उनकी त्वचा पीली पड़ गई जिससे उन्हें कैनरी उपनाम दिया गया।